आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आज एक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं जिसको मैं शायद थोड़ा सा समझ कर आई हूँ। ओके। ETF और ETF इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। क्या ये सही है या गलत है? कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा समझ के आए तो अच्छी बात है और वो आपकी सारी गलतफहमी दूर करके देंगे कि आप समझ के आएंगे। बिल्कुल, मुझे लगा ही था क्योंकि ये मिथ है ऐसा। नहीं, मैंने दोनों में काफ़ी कुछ समानता भी है। अच्छा, तो काफ़ी कुछ अंतर भी है। ओके। लेकिन ETF बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो हर एक इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अच्छी बात ये कि हमने पुराने एपिसोड्स में लोगों को ये समझा दिया कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स की समझ आ गई है। बिल्कुल। इंडेक्स की समझ आने के बाद ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसकी समझ आना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से अपनी स्लेट ब्लैंक कर देती हूँ। वो ज़्यादा बढ़िया है। ETF क्या है? क्योंकि वो मतलब है ना, वो स्लेट अगर खाली हो ना तो लिखना आसान है। पहले लिखा हुआ है उसको मिटाओ, बिल्कुल, स्लेट साफ करो, फिर लिखना उसमें मेहनत ज़्यादा है। आपने मेरा काम आसान कर दिया है। चलिए देखिए, ETF जैसा कि नाम कहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। फंड है, ट्रेडेड मतलब ट्रेड होता है, और आगे लिखा है एक्सचेंज। एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाला फंड। सिंपल। हाँ, बस इतना ही, इतना ही है। अब इसकी खासियत क्या है और ये बनता कैसे, वो थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। ETF आमतौर पर कुछ शेयरों से मिलकर बना होता है। अच्छा, ठीक है। कुछ शेयर हैं, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, 50 शेयर। अच्छा, मतलब ये एक ग्रुप है, एक फंड है जिसमें शेयरों का ग्रुप है। कैसे? जैसे सेंसेक्स में 30 शेयरों का ग्रुप है, निफ्टी में 50 शेयरों का ग्रुप है जी। उसी तरह से ETF भी एक शेयरों का ग्रुप हो सकता है। अब वो सीधा का सीधा कोई इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे कि निफ्टी का ETF। ओके। ऐसा का ऐसा निफ्टी का ETF, ऐसा का ऐसा सेंसेक्स का ETF। मतलब वो 50 का ग्रुप होगा अगर निफ्टी का है तो। निफ्टी का ETF है तो 50 का, वो का वही निफ्टी के 50 शेयर हो गए। ओके। सेंसेक्स का ETF वही सेंसेक्स के 30 शेयर हो गए। या मुझे बनाना है कि कोई फार्मा शेयरों का ETF, तो मैं कुछ चुनिंदा फार्मा शेयरों का ETF भी बना सकता हूँ। अच्छा, अच्छी फार्मा कंपनीज का। अच्छी बुरी तो बाद में पता चलती है। अच्छा। जब बनती तब नहीं पता चलती। ये तो सालों बाद पता चलता है अच्छी है कि नहीं। लेकिन हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप वैसा इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है। अब ETF मतलब सपोज निफ्टी का है, मैं आपको आसानी से, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि निफ्टी आपको पता है जी। ठीक है। निफ्टी का ETF है, उसमें सेम वैसे ही शेयर होंगे जैसे निफ्टी में है। ठीक है। निफ्टी और निफ्टी ETF में फर्क क्या है? निफ्टी इंडेक्स है, ETF एक फंड है जो ट्रेड होता है एक्सचेंज पे जी। अब आप ये कहेंगे निफ्टी भी तो ट्रेड होता है फ्यूचर्स में। हाँ, होता है ना। बिल्कुल। निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, आप उसे लेकर रख नहीं सकते। हाँ, मतलब उसे, अगर मैं ये कहूँ कि निफ्टी लेके मैं लाइफ लॉन्ग बैठा हूँ बस आराम से, अब मुझे वापस बेचना ही है, मैंने आज 11,000 में निफ्टी बेचा, 1,11,000 में मेरे ग्रैंडसन बेचेंगे। लेकिन यहाँ तो हर महीने के आखिरी गुरुवार को रोल ओवर करना पड़ता है आपको। एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी होती है। वो जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर्स है। तो अगर आपको निफ्टी में ही पैसा लगाना है या सेंसेक्स में ही पैसा लगाना है कि 1979 का 100 का सेंसेक्स आज 40,000 के आसपास पहुंच गया है 38, 39, 40 साल में, तो मैं तो खाली सेंसेक्स में ही पैसा लगा दूं तो और रख लूं। हाँ, रख लूं। तो या तो आप फ्यूचर्स जो ट्रेड हो रहे हैं इंडेक्स के, वहां पैसा लगाए, अब उसमें झंझट है, हर महीने रोल ओवर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ढेर सारे म्यूचुअल फंड है जो सेंसेक्स और निफ्टी या किसी और इंडेक्स को ऐसे कैसे फॉलो करते हैं, आप वहां चले जाएं और वहां पैसा लगा लें। वो एक तरीका है, ताकि आप सेंसेक्स और निफ्टी में एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तीसरा तरीका है,
और वो है ETF। ये भी सेम वही फंड है जो आप म्यूचुअल फंड में जाके खरीदते हैं, लेकिन फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड में आप ETF कैसे खरीदते बेचते हैं? फंड में गए, एप्लीकेशन की, यूनिट्स उतनी आ गई आपके पास में, उस दिन का जो भाव है, करेक्ट, NAV निकल कर आती है, आपको यूनिट्स मिल गई, आप उस फंड के हकदार हो गए। हाँ। ETF में क्या है, आपको किसी फंड के पास जाकर यूनिट्स खरीदनी है, बेचनी नहीं है। ये फंड एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है। अच्छा, इसमें यूनिट्स नहीं मिलते हैं, ऐसा है? खरीदे यूनिट्स ही बेचे जाएंगे, खरीदे बेचे जाएंगे यूनिट्स ही, लेकिन कहीं जाके नहीं लेकिन आपको एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, न कि किसी म्यूचुअल फंड के पास जाकर एप्लीकेशन देनी कि मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है। ये इंडेक्स दे दीजिए। ये तो मैं आपको एग्जांपल निफ्टी का दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो जो ऑलरेडी इंडेक्स है, पॉपुलर है, ट्रेड हो रहे हैं, उनमें अगर आपको पैसा लगाना तो या तो म्यूचुअल फंड में जाके वो स्कीम खरीद लीजिए, या फिर ये इंडेक्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, वहां पर आप खरीद बेच कर सकते हैं, दिन में चाहे जितनी बार आराम से ट्रेड करिए। तो फिर ये एक्सचेंज पर दिखते कहाँ हैं? बिल्कुल जैसे शेयर दिखते हैं वैसे ये भी दिखते हैं। अच्छा। हाँ, आमतौर पर लिक्विड कम होते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के एंगल से ज़्यादा खरीदते बेचते हैं, इसलिए ट्रेडिंग कम होती है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ है कि सपोज निफ्टी चल रहा है 11,600, ठीक है, तो निफ्टी का कोई ETF है तो उसके आसपास चलेगा, एग्जैक्टली 11,600 पर नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, है ना, एग्जैक्ट प्राइस पर नहीं होगा, उसके आसपास की प्राइस पर होगा। तो ये तो बात होगी ऐसे फंड की, ऐसे ETF की जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। लेकिन इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारे ETFs होते हैं, और अगर आपको उनमें पैसा लगाना है तब इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है कि इंडेक्स वाले में तो ये समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाने का तरीका है, वो इंडेक्स खरीद लें। लेकिन सपोज सरकारी कंपनियों का ETF आता है, वो तो कोई इंडेक्स नहीं है। हाँ। वो तो सरकार ने 22 कंपनियां या 18 कंपनियां या 15 कंपनियां या 12 कंपनियों का एक इंडेक्स बना लिया। अब वो 12 कंपनियां अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, तो जब सरकारी कंपनियों का ETF आएगा तो वो भी एक ग्रुप होगा सरकारी। हाँ। अच्छा। तो अब आप एक चीज समझिए, पहले मैंने आपको शेयर समझा दिया, अब ETF को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में समझिए। ठीक है। ETF किसी का भी हो सकता है, न सिर्फ शेयरों का बल्कि कमोडिटीज़ का हो सकता है। कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का हो सकता है, मेटल्स का हो सकता है, सोने का हो सकता है, करेंसी का हो सकता है, बॉन्ड्स का हो सकता है, कोई भी एसेट है उस एसेट का ETF बन सकता है। ओके, ये क्लियर है? हाँ। तो ETF अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। निफ्टी से शुरुआत करने के पीछे कारण ये था कि ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ETF क्या है। बिल्कुल। लेकिन ETF अलग अलग तरह की एसेट्स और कॉन्सेप्ट समझ भी आ गई, ये ग्रुप है और ये किसी भी एसेट का हो सकता है। किसी भी एसेट का हो सकता है। बनाता आमतौर पर हम जो बात करें, हाँ ये अच्छा सवाल है, आमतौर पर जो हम बात करते हैं वो चूंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले इक्विटी के फंड की, हम इक्विटी के ETF की बात करते हैं, लेकिन होने में कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब ये बनाता कौन है, ये बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और इसके साथ में कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बनता कैसे और बनाता कौन है। इसको बनाने वाला एक कोई फंड होता है या मार्केट मेकर जिसे कहते हैं। समझिए जैसे सरकारी कंपनियों का ETF आता है तो कभी कोई रिलायंस म्यूचुअल फंड या कभी कोई ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या कोई XYZ फंड, ये कहा जाता है कि ये इस ETF को ये चलाएंगे, ये मैनेज करेंगे। ओके, फंड मैनेजर्स। तो कोई फंड मैनेजर होगा, कोई फंड हाउस होगा जो ये ETF को बनाएगा। तो ये क्लियर है कि बनाने वाले इसमें कोई फंड ही होंगे। जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उसमें भी फंड हाउस होते हैं, ETF में भी फंड हाउस होते हैं। फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो आमतौर पर लिस्ट नहीं होती क्योंकि ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, ओपन एंडेड लिस्टेड नहीं होती। बिल्कुल, वहाँ पे यूनिट्स खरीद बेच सकते हैं फंड के साथ। ETF ये म्यूचुअल फंड से इशू करते हैं और ये कंपल्सरीली एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंड हाउस, कोई फंड हाउस होगा, कोई फंड हाउस होगा वो ही ETF बनाएगा। ठीक है, तो किसी भी एसेट का बन सकता है, ये आपने बताया, लेकिन क्या ये किसी भी तरह से स्टॉक कैटेगरी में आता है? देखिए, ट्रेड तो स्टॉक की तरह ही करता है, लेकिन ये एक स्टॉक नहीं है, कई सारे स्टॉक्स का मिक्स है। बिल्कुल। अगर इक्विटी का है तो बॉन्ड्स का है तो कई सारे बॉन्ड्स का मिक्स हो सकता है,
गोल्ड ईटीएफ ऐसा है तो गोल्ड को ट्रैक कर सकता तो है। ये हर कैटेगरी में आता है हर वैसे category देखे में, तो, हाँ। स्टॉक, बॉन्ड, असेट, गोल्ड, कुछ भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि बनाता फंड मैनेजर, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये बनता कैसे है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी कि ये बनता कैसे है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो एक ब्रेक के बाद ये बनता अच्छा, कैसे ब्रेक के है, बाद, ओके, यही हम समझ लेते हैं। ईटीएफ क्या है, मायने क्या है, ये हमने समझ लिया, लेकिन ये बनता कैसे है, इसमें पैसे कैसे लगाएं, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। हम यहाँ पर समझ रहे हैं ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ईटीएफ बनाता कौन है, ईटीएफ के मायने क्या हैं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बनता कैसे है ये आप अब हमें समझाएं, क्योंकि आप ही ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड पहले बताता हूँ, जो हम पुराने एपिसोड्स में बता भी चुके हैं। म्यूचुअल फंड कैसे बनते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, आप एप्लीकेशन कीजिए, जितना पैसा आप लगाएंगे उसके बदले में शेयर खरीदे जाएंगे। उन शेयरों का उस दिन का पोर्टफोलियो जो भी है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उस वैल्यू को हम NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। उस नेट एसेट वैल्यू पे आपको एडिशनल यूनिट आ जाती है। जितना एडिशनल पैसा है उतनी यूनिट आ जाती है। जितना पैसा किसी ने रिडीम किया, विड्रॉ किया, उतने शेयर बेच दिए जाते हैं, उतनी यूनिट्स कम हो जाती है। तो ये तो सिंपल है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये हर महीने NAV बदलती भी है, हर रोज। तो ये तो म्यूचुअल फंड की प्रोसेस होगी आपकी। इसके विपरीत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, फंड पहले ही बन जाता है शुरुआत में, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बदलते नहीं है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ETF का। एग्जैक्टली, फिक्स है। अच्छा, फिक्स है। अगर मैं एक ETF बना रहा हूं, मैं फंड मैनेजर हूं, कोई फंड मैनेजर बनाएगा जी, कोई ट्रस्टी होगा, मार्केट मेकर होगा जो ETF बना रहा है जी, करेक्ट। फिर एग्जांपल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा पॉपुलर ETF अभी क्या है, जिससे सरकारी कंपनियों का CPSE ETF आया है जी, राइट, ओके। उससे लोगों को समझ में आया कि ETF क्या होता है, पॉपुलर हुआ थोड़ा, हाँ, जिसमें 22 शेयर होते थे, ठीक है, हाँ, जिसमें 18-19 कंपनियां तो जो सरकारी थी, 3 कंपनियां प्राइवेट कंपनियां थी जिनमें सरकार की सूती की हिस्सेदारी थी, तो वो थोड़ी थोड़ी बेचना चाहते हैं। 22 कंपनियों का एक ETF है जी। 22 कंपनियों का एक अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में वो शेयर आ गए। सरकार ने बोला हमें 5,000 करोड़ के ये टोटल शेयर बेचने हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपका ETF का साइज हो गया 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब जब ये ETF आता है, इसको कहते हैं प्राइमरी इशू। प्राइमरी इशू, ठीक, जो म्यूचुअल फंड के केस में होता है ना, न्यू फंड ऑफर, NFO, हाँ, वैसे ये प्राइमरी इशू है। अब इस ETF में मैं एज एन इन्वेस्टर पैसे पहले भी लगा सकता हूँ जब इशू आया तब, और दूसरा तरीका जो है ETF का वो कि लिस्ट हो जाता है बाद में ये, और एक्सचेंज पे ट्रेड करता हूँ। तो होता क्या है, जब ये इशू आया, इस इश्यू में कितना पैसा लोगों ने लगाया, जितना पैसा लोगों ने लगाया, समझिए 3,000 करोड़ का इश्यू था, हो सकता है 2,000 करोड़ ही आए, हो सकता है 5,000 करोड़ आ जाए, हो सकता है सरकार बोले हम 3 के बजाय 5,000 करोड़ का NFO बना देते हैं, हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारा 5,000 करोड़ का जितना आ रहा है उतना पैसा ले लेते हैं, उस प्रोपोर्शन में लेते हैं। तो अब आपकी क्या है, सपोज 5,000 करोड़ का ये इशू बना, तो आपका 5,000 करोड़ के शेयर उसमें हो गए जो सरकार के हैं, सरकार बेच रही है, बिल्कुल करेक्ट, तो आपके पास वो शेयर हो गए। अब उनके सामने यूनिट्स इशू हो जाएंगी जो उनके आज की वैल्यू निकल कर आती है उन शेयरों की उस प्रोपोर्शन में, ठीक है, वो यूनिट्स बन गई, और वो यूनिट्स सारे इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ETF बनता कैसे, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, जो ट्रस्टी, मार्केट मेकर या फंड मैनेजर हैं जो इस ETF को मैनेज कर रहा है, उसके पास पैसे आते हैं, उस पैसे से वो उनके पीछे जो शेयर हैं या जो इंडेक्स है वो खरीद लेते हैं। अच्छा, ठीक है, वो फिक्स है, और फिर उसका दाम लगा, वो फिक्स है। अब ये शेयर कम ज्यादा नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कम ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप बेच रहे हैं तो कम हो जाएंगे। यहां पर आपको जो भी खरीदना बेचना है
ये आप वापस फंड मैनेजर के पास नहीं जा सकते, उसको जाकर नहीं कह सकते कि आप खरीदिए। आपको बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाना है। अच्छा, ETF वहीं बिकेगा और वहीं खरीदा जा सकता है। एक बार उसका इशू खत्म हो गया, प्राइमरी मार्केट वाला इशू खत्म हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। तो सिर्फ अगर प्राइमरी मार्केट के दौरान अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर आप फंड मैनेजर के पास बस वो एक बार एप्लीकेशन करनी है आपको। ओके, वो एप्लीकेशन आपने, इसीलिए आपने देखा ना कई बार डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ, कि CPSE ETF में 5% का डिस्काउंट है, 3% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। तो वो यही है खेल उसमें, ठीक है ना। तो एक बार लिस्ट हो गया, उसके बाद आप उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे गोल्ड ETF है, किसी फंड ने गोल्ड ETF लॉन्च किया जी, तो जितना पैसा उन्होंने लिया है उतना का उतना गोल्ड उनके पास रहेगा। अच्छा, उतना उनके पास, उतनी वैल्यू का गोल्ड उनके पास। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, ये म्यूचुअल फंड में भी वैसे इसी तरह म्यूचुअल फंड में शेयर होते हैं, हाँ, है ना। इसमें एक चीज क्लियर है, ETF में जो भी पीछे एसेट है, बॉन्ड हो, करेंसी हो, गोल्ड हो, शेयर हो, जो साइज है उस साइज का आपके पीछे उतनी वैल्यू का माल, हाँ, एसेट, स्टॉक, हाँ, शेयर, गोल्ड, जो भी है, asset, बॉन्ड, बिल्कुल, करेंसी, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ मतलब गया? जिस चीज का दाम लगा है वो मिलनी तो है ही। हाँ, वो उसके पीछे पड़ा है, वो ये मान के चलिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। कैसे बनता है, बस आप कौन बनाता है, कैसे बनता है, बिल्कुल। लेकिन तो फिर इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का आइडिया, जब म्यूचुअल फंड्स हैं तो ETF का आइडिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके? बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। अच्छा पहला, आसानी से खरीदिए बेचिए। जैसे आप शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं, वैसे एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। हाँ, ठीक है, हैसल फ्री मतलब आप एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। हाँ, अब उसमें आपका जब मन आया आपने खरीद लिया, आपका जब मन आया बेच दिया। समझिए 22 शेयरों का ETF है, उन 22 शेयरों की कंबाइंड वैल्यू जो होती है उसके आसपास की प्राइस पर वो ट्रेड करेगा। निफ्टी का ETF है तो निफ्टी की जो करंट प्राइस है उसके आसपास ट्रेड करेगा, तो आप खरीद बेच सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी आप खरीदिए बेचिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है, म्यूचुअल फंड में भी तो होता है। क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड आप दिन के अंत में जो म्यूचुअल फंड NAV देता है उस पे आप खरीदते बेचते। सपोज आज मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मैंने एप्लीकेशन भेज दी कि कट ऑफ टाइम 1:30 बजे तक का है, 1:30 बजे तक मेरी एप्लीकेशन जानी चाहिए। पैसा निकालने का टाइम 2:30 बजे तक का है फॉर एग्जांपल, तो 2:30 बजे तक मेरी एप्लीकेशन जानी चाहिए, तब रिडीम होगा। लेकिन वो क्या प्राइस पे होगा जो उस दिन के शाम को पता चलेगा, उस दिन की NAV का। करेक्ट? तो जब शाम को पता चलेगा उस दिन की NAV का, तो दिन में तो आज भाई ट्रैक नहीं कर सकते। अरे बैंक निफ्टी का ETF 500-700 हजार पॉइंट दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। शाम की NAV किसको पता है? बिल्कुल। एक चीज समझिए, इलेक्शन का रिजल्ट आया, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद में निफ्टी खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, जैसे रिजल्ट कितने बजे आएगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है, 9:15, 9:30, 10 बजे आया, 10 बजे क्लियर हो गया, क्या बाजार तो बढ़ेगा भाई। अब मैं बोला अच्छा पैसा लगाते हैं आज, हाँ, और पैसा लगाया आज मैंने म्यूचुअल फंड में, चलो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ही, निफ्टी के फंड में ही लगाया। 3:30 बजे पता चला निफ्टी 500 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर थी, तो मुझे तो क्लोजिंग वाली NAV मिलेगी ना, मैंने एक दिन पहले थोड़ा लगाया। और यही मैं ETF वहीं खरीद लूं तुरंत का तुरंत, वहीं का वहीं मिल जाएगा। फर्क समझ में आया? बहुत बड़ा है ये तो फर्क। हाँ यही तो, इसीलिए एक ही सिंपल फॉर्मूला है मानसी, जितना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाए, कोई भी दो प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, सब में फर्क होता है, कुछ न कुछ होता है, बारीक होता है, हमें समझना चाहिए। जब दो बनाए हैं अलग तो फर्क तो होना ही है। 100%। भाई जब इंडेक्स फंड वहां पे है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, तो फिर अलग से ETF की जरूरत क्या है? ETF की अपनी खूबियां हैं। पहली खूबी है कि आप दिन के दौरान कभी भी बाय सेल कर सकते हो, मार्केट आवर्स के दौरान इजी है खरीदना बेचना। आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, उस ब्रोकिंग अकाउंट में आप आराम से ट्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, आपने अकाउंट खुलवा रखा है ब्रोकर के पास, उसी में काम चल जाएगा, अलग से ETF अकाउंट की जरूरत नहीं। अब म्यूचुअल फंड में करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक आपका अकाउंट वो है ब्रोकिंग वाला, वो तो अलग है। म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको अलग से पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, KYC वगैरह जो होता है, बिल्कुल यहाँ पे उसी से काम चल जाएगा। तीसरा, अच्छा एक और चीज है,
जैसे मैंने अभी बताया ना, म्यूचुअल फंड में आप क्या करेंगे, आप ये सोचो कि अच्छा आज NAV 12 रुपये 56 पैसे है, ना 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 मुझे तो 12.25 में चाहिए। आप अपने म्यूचुअल फंड को ये बोल सकते हैं कि जिस दिन 12.25 रुपये NAV है उस दिन मेरा पैसा लगा देना, उस टाइम पे लगा देना। नहीं, यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, या ये तो मतलब स्टॉक मार्केट जैसा ही फीलिंग आ रही है। यहाँ ETF चल रहा है, समझिए 11,500, मेरे को 11,400 में ही लेना है ETF, मैंने 11,400 में डाल के छोड़ दिया, आ जाएगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस की तरह। हाँ, एक तरह से पेंडिंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, लिमिट ऑर्डर। मेरे भाव से लूंगा, मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी से लूंगा, जब मुझे सही भाव लगेगा, ये है तो। उसके बाद एक और चीज है कि जब आप ETF लेते हैं तो ETF में एक चीज क्लियर है, और वो ये कि एक स्टॉक तो होगा नहीं, ग्रुप होगा, ग्रुप है, ढेर सारे स्टॉक्स हैं, तो वो स्टॉक्स जो हैं उनमें क्या होगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, रिस्क आपकी कम हो जाती है। एक शेयर में पैसा लगाने में रिस्क ज्यादा होती है, एक से ज्यादा शेयरों में पैसा लगाने में रिस्क कम हो जाती है। किसी ना किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, हाँ। तो आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, अलग अलग वेरिएशन हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब है मैं अपने भाव से खरीद सकती हूँ, बिल्कुल आराम से। अच्छा, तो फायदे तो है ही, इतने ही है कि और है? किसके? ETF के? ETF के। अरे अभी तो शुरू हुए हैं। ओहो, और बहुत सारे और भी है। अरे लिस्ट कंटिन्यूज, बहुत हैं, मतलब ETF बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फायदे ढेर सारे हैं। चलिए, तो एक एपिसोड हो गया, लेकिन फायदे हम अब भी देख रहे हैं और फायदे और भी हैं, और ETF से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं, अलग अलग तरह के ETFs भी होते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग। अभी तो हमने इसके मायने समझे, अभी कितने तरीके के ETF है, फायदे और कितने हैं, ये सब समझेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन जाते जाते गुरु ज्ञान तो बनता है। गुरु ज्ञान। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, या तो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी ये बोले कि भाई मैं तो खाली टेस्ट मैच खेलूंगा, और कोई बोले मैं तो खाली 2020 खेलूंगा, तो आपके मौके हो जाते हैं सीमित। 2020 में ही आपको मौका मिलेगा, कभी टेस्ट टीम में मिलेगा नहीं, टेस्ट मैच खेलने वाले को 2020 में मौका नहीं मिलेगा। तो कभी कभी है ना, ऑलराउंडर होना बड़ा मजेदार चीज है। ऐसा होना चाहिए कि मतलब मौके के हिसाब से खेल बदल ले, कहीं भी फिट हो जाए। 5 दिन का मैच है तो 5 दिन के हिसाब से खेलेंगे, 2020 के हिसाब से खेलेंगे। तो ETF ऐसा ही है जो आपको ऑलराउंडर बनाता है, ट्रेडिंग की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट। आप एक पोर्टफोलियो है, इंडेक्स है, ढेर सारे स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन है, वो ETF है, उसमें पैसा लगा रहे हैं, पूरा पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बाजार में शॉर्ट टर्म में कई बार ऊपर नीचे मूव आते हैं, दिन के दौरान ऊपर नीचे होते हैं, तो आप आराम से ट्रेड भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना। तो आपको ट्रेडिंग के भी बेनिफिट मिल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के भी। तो ETF ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। चलिए, इसी गुरु ज्ञान के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।